हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसीलिए हमारी भी ये कोशिश है कि बीच बीच में उत्तर प्रदेश की कुछ कहानियां आप तक हम लेकर आएं। आपको याद होगा 2005 में उत्तर प्रदेश में एक विभत्स हत्या हुई थी। मौजूदा विधायक थे कृष्णानंद राय, भाजपा के नेता थे। उनकी हत्या तकरीबन 400 से 500 राउंड गोलियां चली थीं। पूरा देश उसके बाद दहल गया था। आज पॉडकास्ट में उनके ही बेटे पीयूष राय हमारे साथ हैं, जो अपनी पूरी जर्नी हमें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कितना मुश्किल न्याय पाना उनके लिए रहा, क्योंकि हत्या भी ये कहते हैं कि करवाई गई मुख्तार अंसारी के द्वारा, और उनसे और उनके गुर्गों से ही निपटना रहा न्याय मिलने तक। तो वो कितना मुश्किल रहा, कितनी धमकियां मिली, कैसे न्याय की राह पर आगे बढ़े, सारी चीज़ें उन्होंने शेयर किया। आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे लंबे पॉडकास्ट को कुछ हम पार्ट्स में आपके सामने लेकर के आते हैं, तो पूरी टीम की एक्स्ट्रा मेहनत रहती है आपके लिए। फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चलिए पीयूष राय के साथ हुए पॉडकास्ट का आज आपको पार्ट 1 दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश के हालात से जुड़ी हुई हर बात आज के इस पॉडकास्ट में होगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पुराना खौफ जो अतीक अहमद का था, मुख्तार अंसारी का था, उसके बिना ये पहला चुनाव अब होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही माफिया अब इस दुनिया में नहीं है, और इस चुनाव में क्या तस्वीर बदलेगी ये भी हमने समझने की कोशिश की है। आपको याद होगा 2005 में बड़ा चर्चित हत्याकांड रहा था कृष्णानंद राय का। उनके बेटे पीयूष राय आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मौजूदा योगी सरकार ने माफिया राज खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए, किस तरह से जीरो टॉलरेंस योगी सरकार का रहा है माफियाओं के प्रति, वो भी उन्होंने बताया है। क्या एक खास धर्म के लिए ही कार्रवाई की जा रही है क्या उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। और 27 में आगे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है उस संदर्भ में भी उनसे बात हुई है। कृष्णानंद राय के वो बेटे हैं। इसके अलावा उनकी मां अलका राय भी विधायक रह चुकी हैं। 2017 में वो चुनी गई थी। क्या 2027 में वो खुद भी तो विधायकी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? सवाल हमने ये भी पूछा है। गौर से आज के इस पॉडकास्ट को आप देखिएगा, समझने में आपको मदद मिलेगी कि पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में कितना फर्क है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद कैसे क्रैश लैंडिंग हुई थी, न सिर्फ पीयूष राय के परिवार के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी मैं कहूंगी। अब क्या वो ऑटो पायलट मोड में चल रही है राजनीति या उत्तर प्रदेश की बयार, समझने की हम ये भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बोर्डिंग पास हम देते हैं पीयूष राय को। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शालिनी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो आपसे यही कि ये पहला चुनाव होगा जब उत्तर प्रदेश में हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें या हम अतीक अहमद की बात कर लें, इन दोनों माफियाओं के बिना ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अगर आपसे समझना चाहूँ तो मुख्तार अंसारी तो ख़त्म हो गया, उसका खौफ भी ख़त्म हो गया, वो दौर भी ख़त्म हो गया, ये आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से वो जो एक खौफ का जो बीज मंत्र मुख्तार ने शुरू किया था, उस पर लगाम ज़रूर लगा है, लेकिन वो मानसिकता जो है, वो मानसिकता अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं है। और निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी की जो विचार है, जो उनका भविष्य में इस प्रदेश को लेके जो वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऐसी मानसिकताओं के खिलाफ लड़ाई निरंतर रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बीज हैं जो कभी भी पनप सकते हैं, और ये हमेशा से समाज को विखंडित करने का, उनको बांट के उस पर राजनीति करने का हमेशा से इनका यही प्रयास रहा है। तो वो लड़ाई तो हमेशा लगता है कि जब तक ये मानसिकता, जब तक इस समाज में पनपेगी, बांटने की, विखंडता की, समाज को अगड़े पिछड़े की लड़ाई में या जात में बांटने की, तब तक ये स्थिति और ऐसे माफियाओं के खिलाफ लड़ाई तो चलती रहेगी। पूज्य महाराज जी, आपने शब्द का इस्तेमाल किया,
तो पहला तो मैं समझना चाहूँगी कि पूज्य आपने क्यों लगाया, और दूसरा ये कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते मुख्यमंत्री तो आपको लगता है कि माफिया राज खत्म हो पाता उत्तर प्रदेश से? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इस पे अलग अलग लोगों की अपनी राय हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का एक पीठाधीश्वर होने के नाते और व्यक्तिगत रूप से मेरा एक गुरु शिष्य का जो नाता है वो संबंध होने के नाते हमारे लिए तो हमेशा से वो आदरणीय और पूज्य रहेंगे ही। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे प्रदेश के लिए उनकी जो अपनी विचार है, इस प्रदेश को आगे ले जाने का, एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो उन्होंने अपना रास्ता अपनाया है, उनकी अपनी जो सोच है और वो जो दृढ़ निश्चय है उनके अंदर कि इसको, इस प्रदेश को इस पूरे देश के अंदर एक सबसे मजबूत प्रदेश के रूप में खड़ा करने का, मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से वो उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और जो मानसिकता, जिन मानसिकताओं के खिलाफ उन्होंने अपना बिगुल 2017 में चलाया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, निश्चित रूप से जो दृढ़ निश्चय उनके अंदर मैंने महसूस किया है वो कार्रवाई किसी और व्यक्ति में मैंने नहीं सोच सकता कि कोई कर पाता या उस लेवल तक कर पाता जो कार्रवाई पूज्य महाराज जी ने इन माफियाओं के खिलाफ किया है। 29 नवंबर 2005 यही तारीख थी जी जब आपके पिताजी की हत्या हुई। वैसे ये बहुत दर्दनाक दिन मैं जानती हूँ ज़रूर आपके जीवन का है, और आप जितनी बार भी याद करते होंगे उतनी बार आपको कष्ट ज़रूर होता होगा। पर मैं एक और बार आपसे समझना चाहती हूँ कि उस तारीख को क्या हुआ था। ये इसलिए भी कि 2005 से 2026 आ गया है, लेकिन बहुत सी थियोरी इसमें है। कोई कहता है ज़रूर कोई मुखबिरी कर रहा होगा, कोई ये पूछता है कि क्या ज़रूरत थी बुलेट प्रूफ गाड़ी उस दिन नहीं ले जाने की। आपको क्या मालूम है और एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ? देखिए, उस कहानी को निश्चित रूप से हमेशा याद करके ये तो लगता है कि अभी कल की वो घटना है, क्योंकि एक बेटे के लिए उसका पिता का ना होना मतलब चार दीवारी का मकान है लेकिन छत नहीं है, एक ऐसी भावना हमेशा से जीवन में रहती है। और 29 तारीख को जैसे वो अपने नित्य क्रिया में थे, क्योंकि 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला था और क्षेत्र में जब भी ये पंचायत स्तर के चुनाव आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को सबल देने के लिए उनके किन किन क्षेत्रों से किन किन कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए लगाना है, लड़ाना है, इन सब की चर्चाएं होती रहती हैं। तो हमारे पिताजी का पूर्व से निर्धारित एक षड्यंत्र के मुताबिक सियाड़ी एक गांव है मेरे गांव के बगल में, गुड़ौर के बगल में, जहां पे एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रित किया गया था। उसके बाद सियाड़ी गांव से उनको कनवान के लिए जाना था, जहां हमारे श्यामा शंकर राय जी एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे मोहम्मदाबाद के, उनको वहां के पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ बातों को लेकर गांव वालों से एक मीटिंग करनी थी। लेकिन जब वो सियाड़ी पहुंचते हैं अपने गांव से निकल के, तो वो ये महसूस करते हैं कि अनावश्यक वहाँ पे मैच के उद्घाटन का विलम्ब कराया जा रहा है। जो समय पहले दी गए थे उससे करीब 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ उनको विलम्ब कराया गया। उसके बाद वहाँ से वो रुष्ट होके कि इस तरीके से नहीं मतलब होना चाहिए था, रुष्ट होके जब वो वहाँ से निकलते हैं कनवान के लिए, तो एक बसनिया चट्टी के आगे जिस स्थल पे ये घटना हुई वहाँ पे 7 लोगों ने इनके पे हमला किया। और होता क्या था कि विधानसभा मोहम्मदाबाद का जो डेमोग्राफी है उस जगहों पे केवल एक ही 2 प्रमुख मार्ग थे जिन्हें जो पूरी तरीके से निर्माणाधीन थे। बाकी मार्गों को जगह जगह पे नुकसान करके आवागमन को बाधित किया गया था। उसमें से ये जो कोटवा नारायणपुर लट्ठूडी मार्ग था ये एक सिंगल रोड थी, और जैसे कि सिंगल रोड एक गांव के जब कोने में होती है तो वो बगल के घास फूस इतने जम जाते हैं और वो रोड आवागमन के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी इसलिए ना ले जाना सोचा क्योंकि भारी होने के नाते कभी कभार वो मतलब पंचर हो जाना या कहीं ब्रेकडाउन हो जाना, ये सब समस्याएं उसमें लगी रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहीं बगल के गांव में जाना है, 5 किलोमीटर की दूरी है, मैं तुरंत जाके और वापस लौटाऊंगा। लेकिन उनको ये इनपुट था कि खूंखार माफियाओं का मतलब मुख्तार अंसारी और अफजान अंसारी के घर में निवास है और वो कभी भी इनके पे हमला कर सकते हैं। 29 तारीख से पूर्व में 26-27, क्योंकि मेरे घर में शादी भी थी,
मेरे गांव के एक बड़े भाई थे, मनोज राय जी, उनकी शादी थी। तो शादी की जो खरीदारी होती है उसमें जब भी मेरे पिताजी की गाड़ी कहीं जाती थी, चाहे मोहम्मदाबाद, चाहे बनारस, चाहे गाज़ीपुर, तो एक दो गाड़ियों का हमेशा पीछा करना लगा रहता था। तो उनको ये तो आभास हो चुका था कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खूंखार अपराधी मोहम्मदाबाद में घूम रहे हैं। लेकिन अब एक होती है कुछ लापरवाही और कुछ उनका जिद था कि इस क्षेत्र में मेरे खिलाफ कोई कुछ कर ले, इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है। मन के बहुत प्रबल थे, मन से हमेशा अपने आप को समझते थे कि इस क्षेत्र में मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हत्या तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मैं मानता हूँ कि वो उनसे चूक हुई, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। बहुत जघन्य यह हत्याकांड था। वैसे जो पुराने लोग हैं, ख़ासकर पूर्वांचल के लोग हैं, वो ज़रूर जानते होंगे, उन्हें अभी तक याद होगा इस हत्याकांड के बारे में। लेकिन जो जेनजी हैं या जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मुझे लगता है उन्हें ये याद दिलाने की हमें ज़रूरत है कि ये मात्र एक बीजेपी नेता की हत्या नहीं थी। 400-500 राउंड गोली चलना, मुझे लगता नहीं है दूसरा ऐसा कोई भी वाक़या देश में दोबारा हुआ होगा। और आपके पिताजी के शरीर से कितनी गोलियां निकली थी? करीब गोलियां तो उनके शरीर से करीब मुझे लगता है कि 100 से ऊपर ही थी। ज़ख्म उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा थे। ज़ख्म इतने ज़्यादा थे कि मतलब एक होती है हत्या और एक होती है उस हत्या के पीछे अपना मकसद पूरा करने के लिए उस हत्या में निर्ममता। तो उसकी भी प्रकाष्ठा थी, निर्ममता की भी, क्योंकि मेरे पिताजी शिखा रखते थे और जैसे मेरे सर पे तिलक है वैसे वो भी तिलक लगाते थे। तो उनके गोली मारने के बाद उनकी शिखा भी काटी गई और शिखा काटने के बाद बाकायदा 47 से उनके माथे के तिलक को मिटाने के लिए सर पे भी गोली मारी गई। और जो मैंने उनको आखिरी वक्त में देखा था, उनका मतलब इतनी गोलियां लगी थी कि उनके जैसे हम लोगों के हाथ में 2 हड्डियां होती हैं, एक हड्डी उनकी बाहर निकल चुकी थी गोलियों के लगने से और वो अपने पूरे मांस से बाहर निकल के लटक रही थी। और वो गाड़ी में ही ऐसे बैठे बैठे ही मतलब वो सारी गोलियां मारी गई थी, तो गाड़ी में ही थे वो। तो ये भी नहीं था कि वो कहीं झुक गए हों या गिर गए हों। लेकिन जैसे क्योंकि गाड़ियों से ही वो आए, तो जब आए द्वार पे तो चलने की वजह से, रास्ते की खराबी की वजह से वो गाड़ी में ही गिरे हुए थे। कोई उनको छू नहीं रहा था क्योंकि एक होता है ना कि सामने मैं उस वक्त उस जगह पे तो नहीं मौजूद था, मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई थी तो मैं बाहर था। लेकिन कोई उनको इसलिए नहीं छू पा रहा था कि एक तो वो इतना आदर सम्मान था, लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी उनके पे भी गोली चल सकती है। जो आदमी मन का इतना प्रबल हो, जो इतना स्वाभिमानी हो, जिसका पुरुषार्थ ऐसा रहा कि पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ एक पूरे इतिहास में जिसने प्रखर होकर और सामने से जिसने अपने युद्ध को छेड़ा हो, अपनी आवाज़ उसके खिलाफ बुलंद की हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ। उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए और समाज में जो विखंडन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, समाज में कहीं उनके न रहने पे जरूर कुछ चेतना आई, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ लोग कुछ भूल जाते हैं, कुछ रह जाती हैं यादें। तो उस स्तर से मुझे लगता है कि लोग मैंने आज भी उनको वो संवेदना वो आज भी लोगों के बीच में है, मोहम्मदाबाद के लोगों में और पूर्वांचल के लोगों में। आपने कहा उनके तिलक के ऊपर गोली चलाई गई, शिखा काटने वाला, तो मुझे याद है कि वो ऑडियो भी बड़ा वायरल था। हालांकि जब भी मैं कहीं भी सुनती हूँ तो उसके साथ ये डिस्क्लेमर भी रहता है कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। अब आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि कृष्णानंद राय के यहाँ तिलक पर गोली मारना और उनकी शिखा काटना, तो ये क्या हिंदुत्व पर हमले के तौर पर देखना है, ब्राह्मणवाद पर हमले के तौर पर देखना है, या ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई देखना है? क्योंकि दूसरे साइड से जो हमला करने वाले हैं वो दूसरे धर्म के हैं। इसको किस एंगल से देखना है? देखिए, मैं इसको किसी जाति या धर्म से जोड़ने से पहले जिसकी शिखा काटी गई वो भू ब्राह्मण, ठीक है। शिखा कोई कैंची लगा के नहीं काटी गई, शिखा भी सर पे गोली मार के काटी गई। जो शिखा काटी गई वो पीछे 47 की गोली मार के काटी गई। सामने जो तिलक मिटाया गया वो हाथ से नहीं मिटाया गया, वो 47 की गोली मार के मिटाया गया। मारने वालों को ये पता था और ये स्पष्ट पता था कि खुदा न खास्ता अगर ये व्यक्ति जिंदा रह गया तो कोई पूर्वांचल में बचेगा नहीं, ये पता था। एक दूसरी, आपने कहा कि क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ मारने वालों में, जो मारने वाले थे उसमें हिंदू में
हर धर्म के लोग थे, मुसलमान भी थे, जिसने मरवाया वो मुसलमान था। ये ब्राह्मणवाद या क्षत्रियवाद या मैं किसी जाति में न जाके मैं इसको ये कहूँगा कि ये उस मानसिकता का प्रमाण है कि समाज में अपने आप को, अपने स्वार्थ को स्थापित करने के लिए एक धर्म जो मुस्लिम धर्म है वो अपने सामने हम हिंदुओं का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं का और अपने स्वार्थ का कैसे पूर्ति करते हैं, उसका ये साफ उदाहरण है। और ये सब हम हिंदुओं को इसको चेतना है, हम जब चेते तब एक हों। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक हम ये चेते नहीं हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो हमारे समाज में विखंडन करके, हमें बांट के, अपना स्वार्थ पूरा करके, अपने अपने क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल के अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं और हमारा ही इस्तेमाल करके। इसको हमें समझना होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए कोई दूत नहीं आएगा, क्योंकि ये चेतना स्वयं अपने अंदर से आनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोग समझेंगे। उस मशाल को लेके जो मेरे पिताजी ने ये लड़ाई शुरू की थी, आज उसको लेके मैं निकला हूँ। कोशिश ये रहती है कि मैं ये चेतना लोगों में भर सकूँ कि हम एक हों, हम ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ें। वरना कल कृष्णानंद की जो कहानी है वो आने वाले भविष्य में किसी की भी कहानी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। आपकी हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरा मानना है कि मैं मतलब बहुत छोटा सा एक कविता का है जो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। उस कविता को मैं अब भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन से वो मेरे जीवन की वो एक सार भी है। वो कविता अर्जुन सिसोदिया जी ने लिखी थी और वो कविता की सार ये है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से मुख मोड़ा होगा। तो युद्ध तो है मेरे जीवन में, खासकर उनके न रहने के बाद से ये युद्ध काफ़ी बड़े पैमाने का है। और मेरी हत्या होगी या नहीं होगी, पर जिस दिन हो उस दिन मैं अपने पिता के नाम को कहीं से शर्मसार ना करूं, उनके सिखाए संस्कार को कभी शर्मसार ना करूं, इस उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं। हत्या हो चाहे ना हो, वो एक भविष्य की बात है। होगी कि नहीं होगी ये भी मैं नहीं जानता। जब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये आपके पिता की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या, क्या मैं हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के तौर पर देखूँ, तो आप उस जवाब से बचते हैं। फिर आप ये खुद ही कह रहे हैं कि एक ख़ास वर्ग है, धर्म के लोग हैं जो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब आप कहते हैं, आप जहाँ हिंदू और मुसलमान की बात खुद अपने मुंह से कहते हैं, तो फिर आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू और मुस्लिम पे इसलिए मुंह मोड़ता हूँ क्योंकि इसी मुसलमान में APJ अब्दुल कलाम भी हैं, वीर अब्दुल शहीद भी हैं हमारे यहाँ, हमीद भी जी हैं। तो एक मुसलमान मुख्तार भी हो सकता है और एक मुसलमान APJ अब्दुल कलाम भी हो सकता है। पर एक मानसिकता जो मुख्तार की है वो कभी APJ अब्दुल कलाम की मानसिकता से जुड़ी नहीं हो सकती। यहाँ व्यक्ति नहीं, वो मानसिकता बहुत ख़राब है जो इस देश से को भी बंटवारा जाता है। इस देश के अंदर जो हिंदुओं की आबादी है उससे अपना निहित स्वार्थ पूरा करने में, उनको बांट के अपना निहित स्वार्थ पूरा कर रहा है, उस मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादातर जो मानता हूँ कि इस देश के मुसलमान अभी भी इस देश को स्वीकार नहीं रहे हैं। अभी भी इस देश के अंदर, आज मैं जानता हूँ अपने ही क्षेत्र में जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है, वहाँ जो OBC फैक्टर है, जो भी OBC के लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, कुशवाहा हो, यादव हो, उनकी बहू बेटियों के साथ वहाँ जलालत झेलनी पड़ती है। और एक PDA के जो आज भाषण देते हैं अखिलेश यादव या अन्य जो दल के उनके लोग हैं, एक तक लोग वहाँ पुछार करने नहीं जाते हैं कि मुसलमान का वोट दिक्कत हो जाएगी। वो लोग जो पीड़ित हैं मुसलमानों से, वो केवल इस आश्रय में रहते हैं कि ठीक है, मेरे क्षेत्र में मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आके उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूँ। हाल ही में मेरे यहाँ एक पखनपुरा गाँव है और वहाँ राजभर की बेटी के साथ अभद्रता होती है। वहाँ के पूरे मुसलमान निकल के रोड पे आते हैं। एक छोटी सी आबादी है राजभरों की, वो राजभर के
जो माता पिता थे, जो बच्ची के थे, उसकी बहन मुझे फ़ोन करके सूचना देती है, उसके माता पिता तक सूचना नहीं दे पाते हैं कि कहीं मुसलमान उसको मतलब वो ना कर दें। उसकी बहन, छोटी बहन रहती है, वो मुझे सूचना देती है कि भैया ऐसी ऐसी घटना मेरी दीदी के साथ हुआ है। मैं जाता हूँ तो कोई मुसलमान वहाँ रोड पे नहीं दिखता है, मुकदमा लिखाता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। और ये भी देखिए, हमारे ही दल से कुछ लोग उस मुसलमान को बचाने का भी प्रयास करते हैं, मुसलमान आपस में भी उस राजभर को बचाने का प्रयास करते हैं, जो गांव के अंदर होता है कि बैठ के बातचीत कर लिया जाए, मसला हल कर लिया जाए। कहीं ना कहीं ये समाज की और हमारे अपने हिंदू भाइयों बहनों की विखंडता ही है, या ये एक अलगाव ही है, जो हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के लिए। आज मैं हूँ, मैं उस बच्ची के लिए चला गया, कल मैं नहीं रहूँगा तो कौन जाएगा? क्या ये समाज हमेशा किसी के चलाने पे ही चलेगा आगे? आज पूज्य महाराज जी हैं तो इस प्रदेश के अंदर माफिया चू से चाँ तक नहीं कर रहा है, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो। वो अपने बच्चियां रात में भी निकलना हो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेसमैन को बिजनेस करना हो कोई रंगदारी नहीं। अच्छे अच्छे जो माफिया आज बाहर निकल के घूम रहे हैं, वो अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं, अपने केस मुकदमा देख रहे हैं। क्या महाराज जी का होना ही मात्र ये तय करेगा, या हम समाज भी एकजुट होकर कभी ये तय करें कि नहीं, हमें एकजुट होना है? इसीलिए हमारे महाराज हमेशा कहते हैं कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, और उसका मिसाल यही है। मोहम्मदाबाद उसका सबसे बड़ा मिसाल है। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि ये ऐसी खबरें थीं कि आपके पिताजी कृष्णानंद राय ने मुलायम सिंह यादव से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जान को ख़तरा है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया मुलायम सिंह यादव की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि हर दल को एक मुसलमान वर्ग के वोट के लिए अपनी राजनीति करनी है। इस देश में इससे मतलब ही नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं गरीब को मिले। इस देश में जो अन्य दल हैं उनका बस एक ही लक्ष्य है कि मुसलमान को उसका हक मिले। नहीं, पर आपके पिताजी को सिक्योरिटी मिल जाती तो उसमें मुसलमान कहाँ आता? उन्होंने मांगी थी, आपको ऐसी कोई बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल, है? ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी सबमिटेड है। ये उन्होंने अपने पैड पे मुलायम सिंह यादव जी से मांगा था ये सुरक्षा, और बाकायदा ये सुरक्षा ये कह के मांगा था कि फला फला लोगों द्वारा मेरी हत्या कराने की गुंजाइश है, और इस पे नाम भी लिखा था। और इस पे उन्होंने अपना पूरा बाकायदा एक लेटर लिखा था मुलायम सिंह यादव जी को। और लेकिन वो कार्रवाई ना करना उनके, क्योंकि वो अगर कार्रवाई करते या सुरक्षा दे देते तो वहाँ के मुसलमान वर्ग नाराज़ हो जाते। वहाँ के मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जो उनके नुमाइंदे थे वहाँ के, वो नाराज़ हो जाते। तो कैसे नाराज़ कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि हर अन्य दल मुसलमान के ज़रूरतों को पूरा करने में लगा है, वो गरीब की सुरक्षा या उसकी ज़रूरतें पूरा करने में नहीं लगा है। ये 2017 में बदलाव आया जब पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि गरीब चाहे किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको उसकी मूलभूत सुविधाओं को वंचित नहीं रखा जाएगा। उसकी हर मूलभूत सुविधा पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य है। आज आप जाएंगे तो जो भी सरकारी आवास है, जो भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी खाद्यान्न की व्यवस्था है, उसमें किसी से जात और वो नहीं पूछी जाती है। आज युवाओं को रोजगार की बात होती है तो किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप यादव हैं कि भूमिहार हैं कि क्षत्रिय हैं कि ठाकुर हैं। बुलडोज़र तो लेकिन धर्म देख के चलाया जा रहा है। नहीं, बुलडोज़र अगर देखिए, यही बात समझने की ज़रूरत है कि एक विशेष धर्म पे ही क्यों बुलडोज़र चल रहे हैं। मतलब चल रहा है, आप मान रहे हैं? नहीं, बुलडोज़र तो वहाँ भी चला है, क्यों क्या कार्रवाई मुन्ना बजरंगी के खिलाफ नहीं हुई है? क्या राकेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? ये माफिया नहीं थे? आज कहाँ है? मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो राकेश पांडे के भी खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है। देखिए, इनका कोई धर्म नहीं है। अगर हम इनमें धर्म ढूंढने चलेंगे तो हम फंसेंगे। हम इस देश को जब आगे बढ़ाना है तो हमें धर्म से निहित, धर्म से ऊपर उठ के काम करना होगा, इस देश के लिए काम करना होगा। और बुलडोज़र उन्हीं पे चला है, हमेशा से उन्हीं पे चला है जिन्होंने इस समाज का लूट के अपना घर बनाया है। और महाराज जी ने वही किया है कि बुलडोज़र तोड़ के उसको समाज को वापस कर दिया है। आप देखिए, लखनऊ में मुख्तार अंसारी ने जिस ज़मीन का कब्जा किया था उसको तोड़ के वहाँ पे गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए, वो गरीबों में आवंटित भी हो गए। क्या वो गरीब नहीं है? क्या इनके जो मनगढ़ंत गरीब हैं, जो इनके लिए रोज़ इनके द्वार पे आए, वही गरीब हैं?
गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे समाज के किसी भी कोने में हो और समाज के किसी भी धर्म से हो। तो वो व्यवस्था सबके लिए लागू होनी चाहिए। निहित अपने स्वार्थ के लिए और अपने पद पे पहुंचने के लिए को सुगम बनाने के लिए निहित 2-4 लोगों को लाभ पहुंचाना, ये गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ। गरीबी उन्मूलन एक समाज में चाहे किसी धर्म का हो, उसको उसके गरीबी से निकाल के उसको सक्षम बनाने का है। मुझे एक सवाल का आप और जवाब दें, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपके पिताजी की हत्या मात्र इसलिए नहीं थी कि उन्होंने अंसारी परिवार का दबदबा ख़त्म किया या उनकी कुर्सी छीन ली, मात्र इतना नहीं था। रंजिश अंसारी परिवार और आपके परिवार के बीच में बड़ी पुरानी थी और ये भी एक वजह थी हत्या की। ऐसा भी कुछ है? जैसे मैं मानता हूं कि आप इस पत्रकारिता जगह में आप बहुत पुरानी पत्रकार हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का जो अंसारी परिवार या हमारा निवास है एक ही तहसील में पड़ता है। मेरे बाबा एक सामान्यतः एक ज़मींदार थे जिनके अपने पूरे कंबाइंड फैमिली में करीब 40-50 बीघे का खेत रहा होगा। तो किस चीज़ की अदावत हो सकती है? न मेरे पिताजी तहसील मतलब मोहम्मदाबाद या गाज़ीपुर में शिक्षा किए। शुरुआती शिक्षाओं का मैं बात नहीं करूँगा, प्राइमरी स्कूल में सभी पढ़ते हैं जो उस युग में रहे होंगे। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा वहाँ लिए, फिर अपने CHS में पढ़ना, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस में है, वहाँ पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की, फिर वहाँ से BHU में पढ़ाई लिखाई। किस चीज़ की अदावत हो सकती है? मेरे बाबा न एक निहायत शरीफ आदमी जो अपनी खेत से लेके घर, घर से लेके खेत, इतने तक की दूरी थी। और जबकि इनका जो साम्राज्य था वो 1984 से चला आ रहा था। साइकिल स्टैंड, टिकट ब्लैक करना और उसी चीज़ों का वर्चस्व को बढ़ाने में इन लोगों ने क्षेत्र में हत्याएं शुरू की, जिसमें सबसे पहले सच्चिदानंद राय जी की हत्या होती है। फिर उसी तरीके से ये हत्याओं का दौर ऐसा शुरू हुआ कि इनके जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने 92-93 में रुंगटा जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी, जिस पे CBI का भी केस चला। तो इन सब चीज़ें एक ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं थी जो लोगों के मन में ये आने लगा कि ये सब लोग समाज के अच्छे नहीं हैं। लेकिन होता है ना कि लोगों के अंदर आना और उसका प्रतिकार करना, इन दोनों में एक बहुत दूरी होती है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहीं ना कहीं रुंगटा जी का संबंध हमारे पिताजी से भी रहा, वो अखिल विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे। मेरे पिताजी क्योंकि BHU में पढ़ना, तो एक कॉलेज लाइफ में लोगों से मिलना जुलना ये सब चलता था। और कहीं ना कहीं एक ऐसी हत्या होती है, एक अवधेश राय जी की हत्या होती है जो आज के कांग्रेस के अजय राय जी के बड़े भाई थे। उनसे एक संबंध उनका बहुत पुराना था, क्योंकि हमारा विधानसभा और जिस गांव के वो निवासी हैं वो अगल बगल का ही विधानसभा है। तो एक मुलाकात वो भी थी, क्योंकि वो विद्यापीठ में और क्वींस कॉलेज में थे, तो BHU में कहीं उठना बैठना मुलाकात ये दौर चलते थे। ये सब हत्याएं जो हुई ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, इंस्टिगेट कर दिया या उनके अंदर ये चेतना लेके आई कि कैसे एक व्यक्ति वो इस धर्म का, फला धर्म मुसलमान धर्म का होके और एक गरीबी उन्मूलन के नाम पे और गरीबों को कल्याण के नाम पे हत्याएं किए जा रहा है, और न गरीब कुछ कह रहा है न अमीर कुछ कह रहा है। उस समय के बहुत अमीर परिवार में हम लोगों का नाम ऐसा नहीं था उस समाज में, उसमें बहुत बड़े बड़े रईस धन्याढ़ लोग हम लोगों के क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये चेतना के पे उन्होंने इनके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, और वो चाहते तो BHU में होने के नाते वो बनारस से अपना फील्ड चूज़ कर सकते थे, राजनीति अगर करनी होती तो, या कहीं और से भी चूज़ कर सकते थे। लेकिन उनके लिए ये था कि प्रतिकार हमेशा जिसके खिलाफ हो उसके मुख पे हो, उसके सामने होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ सामने से होता है, पीछे से नहीं। और पुरुषार्थ की लड़ाई, या मैं कहूँ तो पारदर्शिता से पुरुषार्थ की लड़ाई सामने होती है, घर में बंद कमरों में नहीं होती है। और वो लड़ाई उन्होंने सामने से लड़ी, मोहम्मदाबाद से लड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे बीज यहीं से अंकुरित हो रहे हैं। यहीं पे जब तक बीज को नहीं कुचला जाएगा ये पूरे समाज को दूषित कर देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्रदेश दूषित हो जाएगा इनके विचारों से, इनके किए हुए कामों से। तो वो लड़ाई वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि मैं भी पूर्वांचल की ही रहने वाली हूँ, वाराणसी में मेरा जन्म भी है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं की है, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि पूर्वांचल का वो
क्या माहौल उस समय का था? मैं मेरे व्यूवर से भी चाहती हूँ कि अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिखें, और ख़ासकर मुख्तार अंसारी से जुड़ी कोई आपके पास अगर कहानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वह रोज़ ही अखबारों में इस तरह की ख़बरें छपना और देखना, मेरा बचपन तो पूरा इसमें ही गुजरा है। पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा केस रहा कृष्णानंद राय हत्याकांड का, उसमें हमने कई बार ये सुना कि लोग गवाह बनने से डरते थे, जो गवाह बने उनकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, ऐसी भी खबरें आई, और अल्टीमेटली रिजल्ट यही रहा कि आपके पिता की हत्या वाला जो आरोप था उससे तो बरी हो गया मुख्तार अंसारी। तो मुझे आप बताएं कि कहाँ पे फिर लूप होल रह गया? अगर एविडेंस इतने सॉलिड थे, हर कोई जानता था उस इलाके में कि मुख्तार अंसारी क्या है, बावजूद इसके हत्याकांड वाले पूरे मामले से उसका बरी हो जाना, भाई लोग तो फिर वर्डिक्ट ही देखेंगे ना कोर्ट ने क्या दिया, तो वो कहाँ था लूप होल फिर? देखिए, होता क्या है ना कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो वो कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष हो सकती है, लेकिन जब शासन और प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो उसमें वो व्यक्ति के साथ वो शासन और प्रशासन मिल के उस कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करता है। जब घटना 2005 में हुई तो उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय अफजाल अंसारी सांसद थे गाजीपुर से ही। सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने आई कि निष्पक्ष से जांच कैसे होगी। आप बिलीव नहीं करेंगी कि निष्पक्षता की जांच के लिए हम लोगों ने, हमारी माताजी ने, मैं उस समय 17 साल की उम्र थी, तो एक होता था कि समाज से लोग उठ के आते थे और राय दे के चले जाते थे। होता इस समय यही होता है कि लोग आपके सामने उस समय सलाह बहुत देते हैं, लेकिन यही आपको बताता भी है कि इतने लोग आपसे जुड़े हैं। तो लोगों ने सलाह देना बहुत शुरू किया, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानूं कि जो व्यक्ति जो मेरे साथ उस समय से लेके इस समय तक एक पिता की तरह हमेशा एक सहयोग में खड़े रहे, तो ऐसे में मैं राजनाथ जी को मानता हूँ कि उन्होंने उस समय, आप वहाँ बता रही थी कि आप वहाँ रही हैं, तो उन्होंने धरना भी दिया और इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच की भी बात की। उस समय आदरणीय मनोज सिन्हा जी जो आज एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो स्तंभ की तरह खड़े रहे, जबकि आदरणीय अडवाणी जी और श्रद्धेय अटल जी गांव पे पिताजी को अंतिम विदाई देने में भी उपस्थित थे और श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। तो पार्टी संगठन ने ये ठान रखा था कि हमें इसमें न्याय चाहिए, और उस न्याय की प्रक्रिया में जो एक रास्ता दिखाने का काम होता है अभिभावक के रूप में, चाहे राजनाथ जी का हो चाहे आदरणीय मनोज जी का हो, इन लोगों ने रास्ता दिखाना शुरू किया। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम उस समय की सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह जी ने वो मांग ठुकरा दी, क्योंकि स्टेट ही वो रेफर करता है सेंट्रल को, तो सीबीआई की जांच वो दी जाती है। हाँ। क्यों ठुकरा दिया? कुछ कारण दिया जाता है क्या? मैंने बताया ना कि समाजवादी हो, बसपा हो, इनको मुसलमान की राजनीति करनी है, तो वो मुसलमान को नाराज नहीं करने चाहेंगे। मतलब वो हत्याकांड जिससे पूरा देश सन्न रह गया, उसमें भी आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के आदेश को मना कर दिया गया? मना कर दिया गया, ये प्रमाण है। फिर हमें उसके लिए हमने, अब आप उसको समझिए कि अभी सीबीआई जांच की प्रक्रिया चल रही है, तब तक इन लोगों ने वहाँ के सेशन कोर्ट से अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया और इनको जमानत भी दे दी जाती है। उसके बाद वहाँ से हम लोग सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें न्यायालय से जाके सीबीआई जांच की आदेश जब प्राप्त हुआ तब जाके सरकार ने माना। उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इसमें कितना समय लगा? इसमें आप मान के चलिए कि 2005 की ये घटना थी, करीब 2007 या 2008 में ये सीबीआई का फैसला आया 2007 में कि हमें सीबीआई का फैसला मिल चुका है। मतलब कृष्णानंद उनकी हत्या के बाद आपको न्याय मिल सके, कम से कम जांच सही हो सके, हाँ, उसमें 3 साल का अंतर आ गया। 2 साल का अंतर आ गया। और वही नहीं, उसके बाद हमने ये चाहा कि क्योंकि मुख्तार या अफजाल जिस मुसलमान धर्म से थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, उनके खिलाफ जांच करने में यहाँ की सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त हो सकती है, जांच पे प्रभाव दिया जा सकता है, तो ये जांच किसी अन्य स्टेट में कराई जाए, या इसका फैसला या इसका ट्रायल अन्य कोर्ट में चले इस प्रदेश के बाहर। उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। माय गॉड। तो
ये लड़ाई इतने तक ही नहीं सीमित थी मैं कि 1 मिनट आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। आपने कहा कि 2007 में सीबीआई जांच के फिर आदेश दिए गए कोर्ट द्वारा। 2007 में फिर मायावती की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। तो जब सरकार बदली उसके बाद तो ये महसूस हुआ होगा कि अब कम से कम न्याय मिलेगा। ये इसलिए भी क्योंकि मैं हमेशा से ये सुनती आई थी कि मायावती के शासन काल में बड़ा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। वो 5-5 साल जो सरकार बदलती थी तो यही हमेशा सुनाई देता था कि मुलायम सिंह के समय में लॉ एंड ऑर्डर खराब, जैसे ही मायावती आई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। तो फिर कुछ उम्मीद जगी? नहीं, आप समझिए ना, लॉ एंड ऑर्डर ये हमेशा से धर्म की राजनीति के बाद है। जिन दलों को मुसलमान के वोट बैंक की राजनीति करनी है उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की डेफिनेशन, उसकी विशेषता उनके आगे दूसरी हो जाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बसपा हो। ये मेरा मानना है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे जब भी आप बात करेंगी, एक मुसलमान के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने पुलिस जाती है तो वो सैकड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन केवल ये योगी जी के राज में दिखा कि जो गलत है वो गलत है, उसको सामने से उसका दंड मिलेगा, और जो सही है उसको तत्काल सही बताया जाएगा और उसको कोई भी तरीके की प्रताड़ना नहीं मिलेगी। क्योंकि धर्म की राजनीति हमेशा से पूर्वांचल का केंद्र बिंदु रहा है, और उस केंद्र बिंदु में अफजाल, मुख्तार, चाहे अतीक ले लीजिए, ये लोग हमेशा से अपने अनुसार शासन और प्रशासन को चलाते रहे। उस समय सोचिए, मेरे पिताजी को मारने के लिए, मरने से पहले एक बनारस में घटना हुई, क्योंकि आप बनारस से हैं तो इस कहानी को आप अपने आप से जोड़ सकती हैं। शैलेंद्र सिंह एक डिप्टी एसपी हुआ करते थे जिन्होंने एलएमजी रिकवर की थी मुख्तार अंसारी के बाकायदा वॉइस रिकॉर्ड से, और जिस भगोड़े से, सेना के भगोड़े से उन्होंने रिकवर की, उन्होंने बाकायदा मुख्तार अंसारी का नाम लिया। टाडा में बुक किए गए मुख्तार का एक दिन के बाद इनको निलंबित किया जाता है और अगले ही दिन वो टाडा हटा दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आज हम लोग के समाज में बाहुबली का एक शब्द प्रचलन में आ गया है, और ये प्रचलन मैं देखता हूँ कि हमेशा उन लोगों को प्रति लिया जाता है जो समाज में हमेशा शोषित वंचितों को दबा के आगे बढ़ते हैं। लेकिन समाज का असली बाहुबली वही है जो समाज के में विकृति पैदा करने वाले ऐसे गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर सके और उनके खिलाफ सामने से लड़ाई लड़ सके, वही समाज का असली बाहुबली है। तो जैसा आप बता रही थी कि आपने पूछा कि मतलब वो कोर्ट द्वारा तो सीबीआई का जांच करने का आदेश मिला ही मिला, जो न्याय प्रक्रिया है वो अलग प्रदेश में से बाहर चलाने के लिए भी हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसका भी आदेश मिला। इसलिए दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली सीबीआई कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 से लेके 2017 का पीरियड, ये एक ऐसा कालखंड था जिसमें चाहे समाजवादी हो और चाहे बसपा की राजनीति हो, जिसके केंद्र बिंदु में मुसलमानों का ही धर्म केंद्र बिंदु बना रहा। उन्होंने शासन और प्रशासन के अपने दबाव से, अपने प्रभाव से गवाहों को, बयान को, गवाहों को दिन रात धमकाना, उन्हें पैसे लेके या तो गवाही तोड़ने के लिए या तो जान खो के गवाही तोड़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना। उसी कालखंड में शशिकांत राय एक जो प्रमुख गवाह थे, जो सियाड़ी क्रिकेट मैच था जो सुनियोजित तरीके से बनाया गया था पिताजी को बुलाने के लिए, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो एक हत्या सारे गवाहों में एक भय ला देता है, क्योंकि जो वो कालखंड था वो कहीं से भी किसी भी लोगों को, जो गवाह थे या हम लोग भी थे, तो एक होता है ना, संभावना ही नहीं दिख रही थी कि हम इससे कैसे निजात पाए। क्योंकि मेरी उम्र भी 17 साल, माताजी भी एक गृहिणी होने के नाते जो सलाह मिल जाती थी, जो डायरेक्शंस मिल जाते थे अपने बड़ों बुजुर्गों का, उसके अनुरूप काम करना। लेकिन अब समझिए कि जो मेरे पिताजी की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वहाँ तक हमने अपने गवाहों को दे रखी थी, अपने संसाधनों से उनको सुरक्षा दिवा रखा था, केंद्र सरकार से लड़के, कोर्ट से लड़के, हर जगह करके सुरक्षा हर किसी को दिलवाना। लेकिन समस्या क्या है ना कि जब शासन और प्रशासन ही आपके खिलाफ हो जाएगा, जैसे मैं मानता हूँ कि अगर केवल मुख्तार होते
तो ना उनकी हिम्मत होती मेरे पिताजी की हत्या करने में, और ना उनकी हिम्मत होती केस मुकदमा इस तरीके से गवाहों को प्रताड़ित करने की। लेकिन जब शासन प्रशासन, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक ऑफिशियल जब लग जाएगा कि नहीं, इस पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु है, उसको मुझे आगे निकालना है, तो तब आपकी लड़ाई बहुत टफ हो जाती है। क्योंकि आप जहाँ जाएंगे, आप किसी ऑफिशियल के पास जाएंगे कि नहीं मुझे सुरक्षा चाहिए, तो वो क्यों करेगा आपका काम? किसी आप मंत्री के पास जाएंगे कि ये सुरक्षा है, मेरी लड़ाई मुख्तार से है, अरे नहीं भाई साहब रहने दीजिए। ऐसे मैंने कई लोगों का सुना है, बसपा में सुना है, सपा में सुना है, जिन्होंने जो आज कई लोग सपा का दामन छोड़ के भाजपा में अपने आप को बताते हैं कि हम लोग उस मानसिकता से या उनसे संबंध नहीं, उन लोगों को मैंने 2004 के लोकसभा चुनाव में हत्या करते हुए देखा है। आज वो ठीक है, आशासन सत्ता है, तो सब लोग सपा छोड़ के भाजपा में है, या आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये ऊपर की राजनीति है। लेकिन मैंने उन लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, और उन लोगों का मैंने वो भी दौर देखा है कि जब वो मुख्तार अंसारी और अफजार अंसारी का पैर छू के उसी में बैठते थे, वो सोफा पे बैठे, वो ज़मीन पे बैठे। तो ये स्थितियाँ, अच्छा, इन सब स्थितियों से हमारे पूज्य महाराज आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब अवगत थे, क्योंकि खुद पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर की राजनीति से, गाजीपुर के हर इतिहास से वो जुड़े हुए थे। उनको पता है कि कौन किस रंग का है। कुछ एक आध लोगों का आप क्या नाम लेके मुझे बता पाएंगे कि आपके परिवार में कोई ऐसा था जिसे कभी धमकी भरा फ़ोन आया? क्या कोई आपको चिट्ठी दी गई मुंह खोलने के लिए? आपको क्या कभी मना किया गया? आपकी माताजी के पास क्या किसी का फ़ोन आया और कहा गया हो कि पैर वापस खींच लो? नहीं, जैसे होता क्या था कि माताजी को तो कभी फ़ोन नहीं आता था, क्योंकि माताजी वैसे फ़ोन रिसीव नहीं करती थी, क्योंकि गृहिणी होने के नाते एक होता है कि मुझे ये करना है, बच्चे ने कहा या मैंने कहा या आदरणीय मनोज जी ने या आदरणीय राजनाथ जी ने या उस समय बड़े महाराज हुआ करते थे, अगर उनका कोई सुझाव हो या उनका कोई दिशा निर्देश हो तो मुझे वैसा करना है। क्योंकि इस फील्ड की नॉलेज ना हमें थी, ना हमारी माताजी को थी। इस फील्ड के राजनीति में किस तरीके के दाव पेच होते हैं वो नहीं था। ये पता था कि एक जो किताबी हम लोगों ने शिक्षा ली थी कि आप जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ न्याय मिलता है, पर वो वहाँ जाने पे दिख जाता है कि न्याय उन्हीं को मिलता है जो कोर्ट में 20-20 गाड़ियों 25-25 गाड़ियों से आए और 200-200 लड़कों को लेके साथ आए, तो न्याय की प्रक्रिया भी घूमती है। लेकिन एक बात ये भी तय था कि अगर कोई सच्चा इंसान इस न्यायालय में है तो न्याय मिलता है। जो वाकई में ये समझे कि नहीं, न्याय की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं, न्याय की परिभाषा वो न्याय ही तय करती है, वो कर्म तय करती है, तो जरूर न्याय मिलता है। और वो एक मन में विश्वास हमारे माताजी के बहुत बहुत एक गूढ़ विश्वास था कि हमें न्यायालय से मिलेगा न्याय। एक विश्वास हमें भी मन में था कि हम इस देश में हैं और ये घटना जिस व्यक्ति ने कराई है या जो षड्यंत्र इस पर रची गई है, निश्चित रूप से आज हो सकता है कि मैं हार जाऊं, लेकिन कल मैं जीतूंगा। और आप देखिए, उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2019 में सीबीआई का फैसला हम लोगों के विपक्ष में आया, ठीक। आप सोचेंगे कि भाई केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, तो भी फैसला विपक्ष में आया। तो ये बीजेपी है। ये जैसे कई लोग ये दावे करते हैं कि कोर्ट के डिसीजंस में बीजेपी हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल नहीं। सारे गवाह, सारे बयान हो जाने के उपरांत 2019 में ये फैसला आता है, और उसी केस का जो गैंगस्टर का मुकदमा चलता है उसमें फिर मेरे पिताजी की गवाही होती है, जो वादी थे, हमारे बड़े पिताजी से जो बड़े पिताजी थे वो वादी थे, उनकी गवाही होती है। और वो गवाही में जो गवाह होते हैं वो नहीं टूटते हैं तो उसी में सज़ा हो जाती है, जिसमें अफजार अंसारी को 10 साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजार अंसारी को 4 साल, जिसमें उनकी सदस्यता भी जाती है, लेकिन वो सदस्यता फिर रिवोक हो जाती है, वापस आ जाती है, वो फैसला रिवोक हो जाता है। ये व्यवस्था सुनियोजित की जाती है कि जो गवाह है, जो लोगों को गवाही करनी है, उनकी सुरक्षा ठीक से हो, वो कोर्ट तक पहुँचे तो वो व्यक्ति लड़ने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जो अन्य सरकारें, चाहे वो सपा और बसपा की रही, वो अपने कालखंड में क्या करती हैं कि आप घर से निकलिए नहीं, वो आपका गनर ही बता देता था कि घर से निकलेंगे तो भैया देखिए मैसेज आया है कि मार दी जाएंगे। जो सरकारी गनर आपके साथ लगा है, तो जब आपका सरकारी गनर ही आपको धमकाएगा तो आप कितना दौड़ेंगे।
लेकिन तब भी हम लोगों ने गवाही कराया, लोगों को अपने साथ ले जाते थे। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, 18 साल या 19 साल की उम्र रही हो और मैं कोर्ट में अकेला खड़ा रहता था और मुख्तार अंसारी की पेशी होती थी, 200 लोग उस कोर्ट में आते थे और मैं खड़ा रहता था, तरह तरह की बातें बोलना कि आज बाप गया है तो कल तुम्हारी बारी है। मैं सुनता था। मैं जानता हूँ कि आज मेरे अगर बाप गए हैं तो कल मेरी बारी होगी, कल हो सकता है उसके बाद मेरे आने वाले भविष्य की बारी होगी, लेकिन मेरा पूरा वंश इसी में ख़त्म हो जाएगा जब तक ये मानसिकता मैं उस क्षेत्र से ख़त्म न कर दूँ। कोर्ट रूम के अंदर भी आपको ऐसी धमकियां मिली हैं? बिल्कुल। जो वीआईपी ट्रीटमेंट्स इनको मिलते थे वो हम और आप देख लेंगे तो सोचेंगे कि कोर्ट से लड़ना क्यों, लेकिन वो कहते हैं ना कि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है और आप एक पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से आपके भी इस में आया होगा कि सच है विपत्तियां जब घेरती हैं तो सबसे पहले कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा कभी न विचलित होते हैं, न क्षण भर अपना धीरज खोते हैं, विघ्नों में अपना रास्ता बनाते हैं, विघ्नों को अपनाते हैं, कांटों में अपना रास्ता बनाते हैं। तो वो क्षण ऐसे रहे हैं कि बस कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा रहना है, अपने गवाहों की गवाही करानी है और गवाही चाहे उनके 200 आए हुए लोग जो बोले सुनना है और इंतज़ार करना है उस दिन का कि जिस दिन इसका फैसला हो तो ये फैसला इनको जवाब दे दे इनके बोली का। लेकिन आपको क्या लगता है कि सही न्याय आपको आपके परिवार को मिला है? क्योंकि इस पूरे मामले में जो कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला था उसमें बरी हो जाना और गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़रूर सज़ा होना 10 साल का, तो आपको लगता है ये पूर्ण न्याय था आपके लिए? देखिए, मैं न्याय कभी पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता है। न्याय संतुष्टि दे ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है, जिस व्यक्ति जो पीड़ित है। न्याय तो देखिए मिल गया, थोड़ा बाकी है वो भी मिल जाएगा। अब कोर्ट ऑफ लॉ से मिला या किसी अन्य व्यवस्था से मिला वो मैं जानता हूँ और मेरी माता जी जानती है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है तो कहते हैं ना कि कर्म अपना है, कर्म तो मुझे करना है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी गए, मैं हूँ न रहूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी रहे ना रहे, उसके आने वाली पीढ़ी रहे ना रहे, पूरी पीढ़ी इसी में ख़त्म हो जाए। इस मानसिकता को मोहम्मदाबाद से अगर न ख़त्म कर दिया तो मैं कृष्णानंद राय का लड़का नहीं।